नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल बिश्नोई और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रैंडम थॉट्स पर। तो कल हमने पिछली कक्षा में शुरुआत की थी हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण में कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में देखा था। एक बार हम उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य के बारे में। तो ये क्या है, एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं, नजर घुमा लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ध्वनि के बारे में। ध्वनि के बाद पढ़ा था वर्ण, वर्ण के बाद पढ़ा था अक्षर, अक्षर के बाद पढ़ा था शब्द और उसके बाद पढ़ा था वाक्य। ध्वनि क्या है? कल आपने देखा पिछली कक्षा में मुख द्वारा किया गया उच्चारण ध्वनि है। मुख द्वारा किया गया उच्चारण ध्वनि है। वर्ण, जो उच्चारण आप कर रहे हैं उसकी लिखित सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। अक्षर, जो एक झटके के अंदर, एक ही आघात के अंदर जो ध्वनि मुख से निकलती है, मुंह से निकलती है, वो क्या कहलाती है? अक्षर। शब्द, शब्द ध्वनियों या वर्णों का सार्थक मेल, कोई आपस में मिलकर के कोई सार्थक, कोई अर्थ दे, ऐसे ध्वनियों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वाक्य, वाक्य का मतलब होता है ऐसे शब्द या शब्दों का समूह, संगठनात्मक समूह, जिससे किसी भावों की या विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। एक बार पूरा लिख लेते हैं, देख लेते हैं। मुख द्वारा किया गया उच्चारण, जो मुंह से आवाज निकलती है, उच्चारण होता है, उसी क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और वर्ण, ध्वनि की लिखित सबसे छोटी इकाई, लिखित सबसे छोटी इकाई, लिखित सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यहां पर छोटी इकाई का मतलब होता है इसके बाद इसके टुकड़े या इसका खंड नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई। तो आपसे पूछा जाए कि भाषा की या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो आप क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। अब इसके बाद अक्षर, मुख से एक ही आघात में किया गया उच्चारण क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। मुंह से एक ही आघात के अंदर, एक ही झटके से कोई भी आवाज निकलती है, तो उसे क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं क, च, प, ज, ये सब क्या है? अक्षर है। ये सब क्या है? अक्षर है। शब्द, ध्वनियों या वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक मेल। कुछ शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कोई सार्थक अर्थ देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। जैसे मैं कोई दो या दो से अधिक शब्दों को साथ में जोड़ के शब्द बना रहा हूं, जैसे त, ल, वा, र, तो चार ध्वनि आपस में जुड़ी, त, ल, वा, र, तो पूरा शब्द क्या बना? तलवार। एक कोई अर्थ दे रहा है, लेकिन यदि इसी शब्दों को मैं उल्टा पुल्टा जोड़ता हूं, जैसे व, त, ल, र, इससे कोई अर्थ नहीं है, तो ये एक शब्द नहीं कहलाएगा। भाषा की दृष्टि से ये एक शब्द नहीं कहलाता। शब्द वही कहलाता है जो ध्वनियों या वर्णों का समूह, जो कोई सार्थक, सही अर्थ देता है, सार्थक हो, वही शब्द कहलाता है। अब अगला है वाक्य। वाक्य का मतलब होता है आपके मन में जो भाव या विचार होते हैं, वो एक शब्दों के माध्यम से आप लिख करके प्रकट करें। तो जिस संगठनात्मक इकाई में आप लिखते हैं, जो आप यहां से यहां तक आप देख रहे हैं,
तो ये एक वाक्य है। क्या है? वाक्य है। आपके मन में विचार आया कि ध्वनि किसे कहते हैं और आपने लिखा, यहां से यहां तक जो वाक्य लिखा वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। वह संगठनात्मक इकाई जिसके माध्यम से भावों या विचारों की अभिव्यक्ति हो। क्या हो? भावों या विचारों की अभिव्यक्ति, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। बात समझ में आई आप सभी को? ध्वनि मुख द्वारा किया गया उच्चारण ध्वनि कहलाता है। वर्ण ध्वनि की लिखित सबसे छोटी इकाई, अक्षर मुख से एक ही आघात में किया गया उच्चारण अक्षर कहलाता है। शब्द ध्वनियों या वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाएगा। और वाक्य वह संगठनात्मक इकाई जिसके माध्यम से भावों या विचारों की अभिव्यक्ति हो या भाव प्रकट हो, उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। अब दो में आपको मैंने कल अंतर बताया था कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो एक उदाहरण के द्वारा मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने लिखा क, तो क के अंदर क में से अ जो स्वर है उसको निकाल देते हैं। जो पीछे हलंत वाला जो क बचता है, तो ये क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण। मतलब अब इसके बाद इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। क के तो दो टुकड़े कर दिए हमने, मतलब इसमें से अ स्वर को निकाला, तो पीछे क्या बचा है? जो क हलंत बचा है, मतलब इसके प्राण निकाल दिया, जो स्वर है उसको निकाल दिया है, तो वह पीछे बचा वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण। और ये ध्वनि जिसमें स्वर सहित था, ये अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर, क्योंकि ये एक ही आघात के अंदर बोला जा रहा है क, मतलब तो ये अक्षर कहलाता है। और वर्ण जिसके और कोई खंड नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। एक बार आप इस बात को नोट डाउन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। जो कल की बात थी आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप कोई बात लिखना चाहते हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि ज्यादा समय व्यतीत नहीं हो, या फिर इस वीडियो को आप रोक करके भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। अब ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा। ध्वनि के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? स्वर और व्यंजन। पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर का मतलब होता है स्व धन अ, मतलब स्वयं उच्चारित ध्वनि। वह ध्वनि जो स्वयं उच्चारित हो, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हो, कोई भी बाधा नहीं हो, ऐसी ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। और व्यंजन वी धन अंजन, व्यंजन मतलब वी का मतलब था विशेष प्रकार का एक अवरोध उत्पन्न होता है, या फिर स्वरों की सहायता से, किसी अन्य की सहायता से जो ध्वनि उच्चारित होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। मतलब ये जो ध्वनि उच्चारित हो रही है ये स्वरों की सहायता से, क्योंकि सब में स्वर अ है लगा हुआ। क में भी अ क, ख में भी अ ख, ठीक है ना। तो जब किसी की सहायता से जब उच्चारण किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। अब हम इसको विस्तार से एक बार देख लेते हैं कि कितने स्वर होते हैं हिंदी भाषा में, कितने व्यंजन होते हैं और किस प्रकार के व्यंजन या स्वर होते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे होता है। एक बार मोटे तौर पर इसको जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर। तो हिंदी भाषा के अंदर मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये 11 मूल स्वर होते हैं। इसके अलावा 2 स्वर और होते हैं जिसे अयोगवा स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा स्वर या ध्वनि, जिसे कहते हैं अंग और अह, अंग और अह। ये 2 अयोगवा ध्वनि या अयोगवा स्वर, मतलब हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त कुल स्वर कितने हैं? 11 मूल स्वर और 2 अयोगवा स्वर। कुल कितने स्वर है? इसमें 13 स्वर है। कितने स्वर है? 13। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन में आप देखेंगे
कि 5 प्रकार के वर्ग होते हैं इसमें, 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो एक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो 5 वर्गों के अंदर कितने वर्ण हो जाएंगे टोटल? 25। ये 25 वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, सॉरी वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। वह कौन कौन से देख लेंगे? उच्चारण देखेंगे, क्योंकि जब उच्चारण स्थान का यदि आपको पता होगा तो उच्चारण में थोड़ी सहूलियत रहती है, शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं आप। अन्यथा क्षेत्रीयता की दृष्टि से हर क्षेत्र में अलग प्रकार से थोड़ा उच्चारण होता है, लेकिन शुद्ध हिंदी में उच्चारण स्थान का आपको यदि पता है तो आप शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। क्योंकि जब आप शेखावटी की तरफ जाते हैं तो उच्चारण कुछ अलग हो जाता है, जोधपुर की तरफ आते हैं तो उच्चारण उसका कुछ और हो जाता है, जयपुर साइड में, उदयपुर साइड में, सब मतलब क्षेत्रीयता के प्रभाव में सबका उच्चारण थोड़ा सा करने का तरीका अलग होता है। लेकिन जब आपको उच्चारण स्थान पता है तो आप उसका शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। तो मेरे साथ कोशिश कीजिएगा। क वर्ग, जिसे कंठीय वर्ग भी कहते हैं, कंठीय वर्ण कहलाते हैं ये। तो क वर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ध्वनि कंठ से निकलती है। तो ये होता है क, ख, ग, घ, ङ। ये ङ है, कहीं इसे ण कहते हैं, किसी कोई इसे न कहते हैं, मतलब सभी जगह कोई इसे हड़ा कहते हैं, लेकिन ये हड़ा नहीं है, इसे ङ कहते हैं। हड़ा कैसे, कहाँ है, कैसे क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो क वर्ग में आपने देखा 5, और अगला च वर्ग। च वर्ग में च का उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है, कंठ से आगे, गले से आगे थोड़ा सा भाग अंदर की तरफ भाग होता है ऊपर की तरफ, उसे तालु कहते हैं। जीभ जहां निकलती है उससे जस्ट ऊपर का भाग तालु कहते हैं। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जीभ वहां स्पर्श करेगी, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण या तालव्य वर्ण भी कहते हैं। तो ये होंगे च, छ, ज, झ, ञ। ये ञ है, कोई ञ कहता है, कोई ण कहता है, लेकिन ये ञ है। इसमें आधा न और ये मैंने पीछे लिखा भी है, आप देख लेंगे। तो ये ञ कहलाएगा। अगला वर्ग है ट वर्ग। अब तालु से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, दांतों की तरफ, तो एक कठोर सा भाग आता है, उसे मुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्दा। और इसका उच्चारण स्थान जहां से उच्चारण होता है उसे मूर्धन्य वर्ग या मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। तो मूर्धन्य में आप देखेंगे जीभ वहां मुर्दा पर स्पर्श करेगी, इसीलिए इसे मूर्धन्य कहते हैं। सबका उच्चारण करते वक्त जीभ मुर्दा पर ही स्पर्श करेगी, जैसे ट, ठ, ड, ढ और ण। ये ण है, इसे ण कहते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब अगला त। ये जीभ है वो दांतों को स्पर्श करेगी, इसीलिए इसे दंतीय वर्ग या दंतीय वर्ण भी कहते हैं। तो इसमें जब इनका उच्चारण करेंगे तो जीभ कहां स्पर्श करेगी? आपके दांतों पर। आप भी साथ साथ में बोल करके आप देख सकते हैं कि इसका आप जब बोलते हैं तो सब जगह स्पर्श कहां से हो रहा है? त, थ, द, ध और न। जब इनको बोला है तो आपका उच्चारण करते वक्त जीभ की स्थिति है वो दांतों पर है, दांत को स्पर्श कर रही है। अगला है प। प वर्ग। प वर्ग के अंदर 5 वर्ण कौन कौन से हैं? प, फ, ब, भ और म। जब आपने इसका उच्चारण किया एक बार आप करके देखिएगा कि आवाज जब निकल रही है तो मुंह की या फिर जीभ की स्थिति क्या रहती है। तो देखेंगे प, फ, ब, भ और म, ये दोनों होठों की सहायता से बोले जा रहे हैं। कहां से बोले जा रहे हैं? होठों की सहायता से, इसलिए इसे ओष्ठीय वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठीय वर्ण। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के कि यदि किसी व्यक्ति का ऊपरी होठ या निचला होठ कटा हुआ है तो इनमें से कौन से वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएगा। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार के। जब उच्चारण स्थान टॉपिक होता है उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें प वर्ग, जब यदि किसी व्यक्ति का होठ कटा हुआ है तो वह प वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाएगा। आप अपने होठों को पकड़ करके भी देख सकते हैं, प्रेस करके दबा करके भी आप उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, होठ को पकड़ के उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो ये 5 वर्गों को मिलाकर के टोटल 25 वर्ण ये वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। बात समझ में आई आपको? इसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। हाँ। उसके बाद संघर्ष या उष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं ये भी। अब ये सबका उच्चारण हम एक तरीके से करते हैं, लेकिन ये कुछ अलग इनका उच्चारण होगा। ये जो छ का उच्चारण हो रहा है ये
इसके समान होगा। जो इस वर्ग है ना च, जो तालब है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होगा, तो इसका उच्चारण करते वक्त जहां पर तालु में जो जीवा स्पर्श हो रही थी, अब ध्वनि निकलते वक्त वहां पर इसका स्पर्श होगा, इसलिए कहते हैं इसे छ, छ कहेंगे। जैसे च छ पढ़ रहे थे, ये थोड़ा छ, थोड़ा सा इसमें ध्वनि में डिफरेंट है, भिन्नता है, इसको आप समझने को प्रयास करेंगे। इसके बाद ये स है, ये मूर्धन्य है। कौन सा स है? मूर्धन्य। तो इसे इसका उच्चारण करते वक्त जैसे ट वर्ग में जो मूर्धा को जीभ स्पर्श कर रही थी, वैसे ही इसको उच्चारण करते वक्त भी इसे कहेंगे छ। तो थोड़ा झटके के साथ मिलेगा, तो ये आगे मूर्धा पर इसकी जीभ स्पर्श करेगी, और इसे कहते हैं दंत तालव्य छ। ये दंत तालव्य है जिसमें दांत और तालु कोई भी जीवा स्पर्श करती है, दांत और तालु पर, इसीलिए इसका उच्चारण होता है स। ये स, इसे वत्सर्य स भी कहते हैं, यदंत तालव्य स भी कहते हैं। स थोड़ी बोलते वक्त उष्मा टाइप निकलेगी। और ये ह, तो ये चारों वर्ग का उच्चारण जब करते हैं तो आप करके देखना, स बोलोगे तो आप हाथ को आगे रख के देखना, एक गर्म हवा से निकलती है, इसीलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब एक उष्मा निकलती है, या संघर्ष करते हुए आवाज है वो थोड़ी टकराते हुए, ऊपर नीचे टकराते हुए बाहर आ रही है, संघर्ष के साथ बाहर आ रही है, इसीलिए इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा चार होते हैं। अब पहले यहां देख लेते हैं, यहां तक ये हिंदी भाषा के मूल व्यंजन है। क्या है ये? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन कितने हैं? 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 उष्म, मतलब 25, 4 29 और 4 33। ये 33 मूल व्यंजन होते हैं। इसके अलावा जो है उसकी अलग कैटेगरी है, उसको देखते हैं। ये 4 संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज और स्त्र। ये क्ष, त्र, ज और स्त्र, तो ये इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन को मिला करके आपस में जो ये है ऊपर, इनको मिला करके ये बने संयुक्त रूप से हैं, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, ये क, दन, श से मिलकर बना है। और ये श कौन सा था? आपने देखा, इसे श को ट वर्ग के समान, मतलब मूर्धन्य छ कहलाता है। ये त्र, त हलंत है और र से मिलकर बना है। और ज हलंत है और य से, और स्र, श हलंत है और र से। तो ये दो स्वर या व्यंजन मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, त्र, ज और स्र। श्र जिससे आप श्रीमान लिखते हैं, स्त्री लिखते हैं, श्रीमती लिखते हैं, जो भी है वो स्र। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा 2 व्यंजन और होते हैं, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण। या इसे ताड़न व्यंजन भी कहते हैं, या उत्सिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये ड और ढ, ढ में नीचे बिंदी है, तो इस प्रकार के। अब आप कहेंगे ये ड और ढ तो इसके समान ही है, जो ड वर्ग में आप देख रहे थे। ये ड और ढ है, ये ड और ढ है, तो ये ढ है और ये ढ को बोलते हो थोड़ा सा झटका लगेगा, नीचे दुक्ता लगा हुआ है। ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, एक बार उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे आप लिखते हैं, मैं यहां लिखता हूं, ठीक रहेगा। सड़क, क्या लिखते हैं? सड़क लिखते हैं। जब ये सड़क लिखा तो उस वक्त ये बिंदी की स्थिति इस ड जैसे आकृति के पूरी नीचे रहती है, तो ये सड़क होती है। यदि आप इसको लिखेंगे, यहां बिंदी लगा दी, तो ये सड़क नहीं होगा, शंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंक, क्योंकि ये अंग है, जो आपने देखा न और ज वाला, ये अंग, इसका उच्चारण अंग से मैंने पीछे इसीलिए लिखा है ताकि उच्चारण में थोड़ी सी शुद्धता हो, शुद्ध उच्चारण कर पाए। तो ये अंग है, तो इसको क्या बोलेंगे? शंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शंक, शंक का उच्चारण होगा। जैसे आप लिखते हैं लड़का, ये बिंदी यहां पर है, तो इसका उच्चारण होगा लड़का, लेकिन आपने गलती से बिंदी को थोड़ा सा ऊपर लिख लिया, तो ये क वर्ग का पंचम वर्ण है, जिसे अंग कहते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण हो जाएगा लंका। क्या हो जाएगा? लंका हो जाएगा। इसको आप
पंचम स्वर को अनुस्वार के रूप में लिखेंगे तो ऊपर बिंदी के रूप में ऊपर आ जाता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अंतर है, ये द्विगुण है जो ये वाला और ये है पंचम वर्ण जो ये वाला। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा अच्छे से, इन दोनों में आपस में मतलब क्या अंतर है। और इसके अलावा इस आपने ड का प्रयोग कर दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये सडक हो जाएगा, लडका हो जाएगा, तो ये प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आता है अगला ढ का प्रयोग। ढ का प्रयोग कहां होता है? तो जैसे आप लिखते हैं ढाल, उस वक्त तो ये ढ प्रयुक्त होता है। ढाल लिखते वक्त तो ट वर्ग का चतुर्थ वर्ण जो आप देख रहे हैं उसका प्रयोग होता है। लेकिन यदि आप लिखते हैं सीढ़ी लिखेंगे तो उस वक्त इस ढ का प्रयोग जो द्विगुण व्यंजन है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप प्रयोग के माध्यम से भी समझ चुके होंगे कि इनमें और इनमें क्या अंतर है। समझ में आया ना सबको? यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, शंका होती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका सुझाव आमंत्रित है। अब एक बार थोड़ा सा इसको लिख लें। प्रयोग किस प्रकार से होता है एक बार थोड़ा सा लिख लें ताकि आपके लिए सुविधा रहेगी। बस सिर्फ इतना ही लिख लें ताकि इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, या फिर रहने दो, थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। तो आपने देखा द्विगुण व्यंजन तक। द्विगुण व्यंजन के अलावा भी कुछ अरबी फारसी के या उर्दू भाषा के बाहरी भाषा के भी कुछ वर्ण हमारी भाषा के अंदर हिंदी भाषा में आ गए हैं। वैसे तो आप हम इनमें सम्मिलित नहीं करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन कौन से शब्द हैं और किस प्रकार इनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। जब हम आगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द पढ़ेंगे तो उसमें इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार यहाँ जानकारी लिख लेता हूँ, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि आप कहेंगे सर इस प्रकार के भी शब्द होते हैं, तो एक बार आपका परिचय हो जाए इनसे। ये हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी वर्णमाला के अंदर इनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क का मतलब इसका प्रयोग कैसे होता है। इसे कहते हैं अक्ल। क्या कहते हैं? अक्ल कहते हैं। लेकिन अपने यहाँ भाषा में जब हम उच्चारण करते हैं इसे अक्ल कहते हैं। ये नुक्ता नहीं लगाता और सीधा अकल बढ़िया भैंस जैसे बोलते हैं, तो अकल ही उच्चारण करते हैं, जो गलत है। उर्दू का शब्द है, नुक्ता लगता है तो ये अक्ल कहलाता है। उसी प्रकार अखबार, इसमें भी ख के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, अखबार। ग में गैर, गैर का मतलब होता है दूसरा, कोई अदरवाइज कोई दूसरा होता है, उसे गैर कहते हैं, अन्य। तो ये ग में भी नीचे नुक्ता लगता है। ज में जैसे अजीज, अजीज, लजीज। अजीज का मतलब खास, जो अपना खास होता है। खास में भी ख के अंदर नीचे नुक्ता ही लगेगा। इसके अलावा अगला शब्द जैसे अफसोस। अफसोस में भी फ के नीचे नुक्ता लगता है। अफसोस का मतलब होता है पछतावा करना, पछतावा करते हैं। तो ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आगत व्यंजन। इसकी गणना नहीं होती है हिंदी भाषा में, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा परिचय कर लिया ताकि आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि इस प्रकार के शब्द भी आपने देखे हैं और उसकी गणना कहाँ की जाए। तो ये ड और ढ, इसको तो हिंदी भाषा ने अपना लिया है, हिंदी भाषा के अंग हो गए हैं, इसीलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं और ये हिंदी भाषा में गिना भी जाता है। इसे ताड़न व्यंजन भी कहते हैं या उपसिप्त व्यंजन भी कहते हैं, कि ताड़न का मतलब होता है थोड़े झटके के साथ इसका उच्चारण होता है। इसीलिए वैसे नुक्ते वाले सारे वर्णों का उच्चारण एक झटके के साथ ही होता है। जैसे क, ये क नहीं है क, ख नहीं है ख, ग नहीं है ग, ज नहीं है ज। जैसे कुछ शब्द आप देखते हैं जिला, जिला, तो वास्तव में ये जिला होता है, जो आप प्रशासनिक इकाई है, जिला, डिस्ट्रिक्ट।
और अपन लिखते हैं जिला, जिला लिखते हैं, जिला का मतलब होता है चमक दमक। तो ये कुछ लिखने में भी त्रुटियां होती हैं और वो त्रुटियां आगे से आगे चलती जाती हैं। तो आपने इन के बारे में एक बार देखा, एक बार पुनः वापस पूरा काउंटिंग कर लेते हैं, गिन लेते हैं कि कितने वर्ण, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं हिंदी भाषा में, कुल कितने मूल वर्ण होते हैं और कितने अकुल वर्ण होते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं। आपने ये लिख लिया होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मूल स्वर या नोट डाउन करते हुए थोड़ा काउंट कर लेते हैं। हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने होते हैं? 11। और अयोगवा स्वर होते हैं 2, मतलब कुल 13 होते हैं। इसके अलावा वर्ण व्यंजन में देखेंगे, व्यंजन में देखा वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं और 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। चार अंतस्थ व्यंजन और 4 ही होते हैं उसमें व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन। संघर्षीय व्यंजन होते हैं 4। उसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 और 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। 2 क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन, ये होते हैं 2। अब कुल कितने हुए आप देख लें। कुल वर्ण 11 और 2 13 और 25 38 और 4 42 और 4 46 और 4 50 और 2 52। कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर या हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 होती है। कितनी होती है? 52। लेकिन एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने होते हैं? कितने मूल स्वर पूछे जाए तो होते हैं 11। मूल वर्ण पूछा जाए तो होते हैं 33। और यदि पूछा जाए हिंदी भाषा में कुल मूल वर्ण, वो होते हैं 44। कितने होते हैं? 44। कुछ थोड़ा सा एक लिखने के तरीके में, पूछने के तरीके में आपका आंसर छुपा हुआ है, आपका जवाब छिपा हुआ होता है। जब किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप देखते हैं कि कई किताबों के अंदर 44 लिखा हुआ है, कई में 48 लिखा हुआ है, कई में 52 लिखा हुआ है। तो उसमें भी कुछ प्रश्न पूछने के तरीके में अंतर होता है, इसीलिए अलग अलग उसका जवाब होता है। तो जब आपसे मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 स्वर होते हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 होते हैं। 2 अयोगवा स्वर जो मूल स्वर में नहीं गिने जाते हैं, इसलिए। और मूल वर्णों के अंदर मूल व्यंजन, या मैंने मूल वर्ण लिख दिया था। मूल व्यंजन में यहां तक ही हमने काउंट किया था 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 संघर्षीय व्यंजन। 25 और 4 29 और 4 33। ये 33 थे, ये मूल व्यंजन थे। इसीलिए इन मूल व्यंजन और मूल स्वर को मिलाकर के मूल वर्ण टोटल होते हैं वो कुल 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो ये था हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण के अंदर स्वर और व्यंजनों का परिचय। मोटे मोटे तौर पे आपने देखा। अब आगे की कक्षाओं में हम इनका विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। इनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पे, इसका वर्गीकरण होठों की स्थिति के आधार पे इनका वर्गीकरण, या फिर जीवा स्थान की दृष्टि से इनका वर्गीकरण, जीवा के स्थान के आधार पे भी इसका वर्गीकरण देखेंगे। वो हम अगली कक्षा में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आपने जो देखा अभी, आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमसे इस YouTube पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि हम कोई नया वीडियो जब लेके आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।